खूब सारी धमकियां दी गई थी गवर्नमेंट के खिलाफ कि आपने अगर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पास कर दिया तो। In the wake of the JPC report on the Waqf Amendment Bill, which will be tabled in the current session of लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट फिलहाल इस फिलॉसफी में विश्वास रखती है। Run from it. Destiny still arrives. तो कल डंके की चोट पर इंडियन गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लोकसभा में पास कर दिया। बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था क्या? माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में कोई मुस्लिम कंट्री भी ऐसा नहीं है जिसने कि वक्फ को इस तरह का अधिकार दिया हुआ है। और कमाल की बात तो ये है कि इस बिल को पास होने के बाद हमको ये सीन देखने को मिल रहा है। सौगाते मोदी काम कर गया क्या लगता है? तो बेसिकली क्या हुआ है कि लोकसभा में ये पास हो चुका है। अगर ये राज्यसभा में भी एक्ट पास हो जाता है तो वक्फ बोर्ड के जो सबसे टॉक्सिक पावर्स हैं वो हमेशा के लिए मिटा दिए जाएंगे। एंड जिस तरह से ये बोर्ड आर्बिट्रेरली अपने पावर्स को इस्तेमाल करती हुई आई है वो भी खत्म हो जाएगा। जिस तरह से वक्फ बोर्ड ने पार्लियामेंट बिल्डिंग को क्लेम किया, मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया को क्लेम किया, यहाँ तक कि कुंभ मेला की जमीन को क्लेम किया, ये सब बकवास खत्म हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वक्फ बोर्ड के साथ जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स थी वो क्या थी, क्यों इन प्रॉब्लम्स को खत्म करना जरूरी था और क्यों ये बिल जरूरी है, क्योंकि ये उन मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। और उसके साथ साथ देखिए हमारे पास ये चश्मे मौजूद हैं। इसका मतलब आप जानते ही हैं कि इस बिल के पास होने के बाद जो न्यूक्लियर मेल्टडाउन्स हो रहे हैं उनको भी हम साथ में स्टडी करेंगे। तो आइए, वेयर सम प्रोटेक्शन एंड लेट अस बिगिन। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए, वक्फ बोर्ड की ये जो दादागिरी चल रही थी इतने सालों से, उसको खत्म करने की सबसे पहली पहल की गई थी अगस्त 2024 में, जब यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया था। बिल की मेजर डिटेल्स थी कि वक्फ एक्ट 1923 को रिवोक किया जाएगा और वक्फ एक्ट 1995 का स्ट्रक्चर ऑल्टर किया जाएगा और 44 टोटल अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे इसमें। अब देखिए, वक्फ एक्ट 1995 के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसने वक्फ बोर्ड को काफी फार रीचिंग पावर्स दे रखी हैं, ऑलमोस्ट एक लेवल की अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे रखी है। तो इन पावर्स को रिड्यूस करने के लिए, वक्फ एक्ट के एक्टिविटीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को प्रपोज किया गया है। तो आइए इस बिल के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि क्या मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो इस बिल का नाम रखा गया है उम्मीद बिल, यानी यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ये बिल बेसिकली वक्फ एक्ट 1995 को अमेंड करने वाला है और वक्फ प्रॉपर्टीज के गवर्नेंस और मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन करने वाला है। इस बिल का क्लॉज 3C सेक्शन 1 कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो इस बिल के पास होने के पहले या बाद में वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई हो, उसे अब वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। तो देखते हैं इस बिल से क्या बड़े चेंजेस आए हैं। पहला आया है वक्फ बोर्ड के गवर्नेंस और कॉम्पोजिशन में चेंज, यानी नॉन मुस्लिम मेंबर्स का इंक्लूजन। नए बिल में यह प्रपोज किया गया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स भी इंक्लूड किए जाएंगे। जिस तरह हमने देखा है कि सदर्न स्टेट्स में मंदिरों के बोर्ड में मुस्लिम्स को इंक्लूड किया जाता है अक्सर। हर स्टेट वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का होना मैंडेटरी बनाया गया है। सेक्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, यानी जहां पहले सिर्फ सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड अलाउड थे, अब वहां पर बोहरा और आगा खानी कम्युनिटीज के लिए भी वक्फ बोर्ड अलाउड है, ताकि उनको भी इंसाफ मिल सके। प्रॉपर्टी और रजिस्ट्रेशन के मामले में क्या चेंजेस आए हैं? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चेंज आया है इस मामले में वो है कि वक्फ बाय यूजर वाले क्लॉज को हटा दिया गया है। अब देखिए, इससे प्रॉब्लम ये थी कि पहले अगर कोई भी जगह कोई मुस्लिम कह देता था कि भाई हम इसको एक रिलीजियस पर्पस के लिए यूज करते हुए आ रहे हैं इतने समय से, तो उसको आर्बिट्रेरली वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी जाती थी। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इतने सालों से गांव के गांव को वक्फ बोर्ड डिक्लेयर किया जा रहा है, मंदिरों के प्रेमिसेस को वक्फ बोर्ड डिक्लेयर किया जा रहा है, कुंभ मेला के एरिया को वक्फ बोर्ड डिक्लेयर किया जा रहा है। अब थैंकफुली इस प्रोविजन को हटा दिया गया है। 1995 वाले एक्ट में यह भी क्लियर नहीं था कि वक्फ बोर्ड सरकारी जमीन पर क्लेम कर सकती है या नहीं। 2024 अमेंडमेंट में ये लूपहोल भी बंद कर दिया गया है ताकि सरकारी जमीन को ना हड़पा जाए। अगर कोई वक्फ क्लेम करता है कि सरकारी जमीन उनकी है तो इसका फैसला कलेक्टर अल्टीमेटली करेगा, और अगर प्रूव होता है कि ये लैंड सरकारी है तो उसे वक्फ एसेट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। एलिजिबिलिटी फॉर वक्फ डेडिकेशन भी देखिए, सिर्फ 5 साल से ज्यादा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम लोग ही प्रॉपर्टी वक्फ के लिए डेडिकेट कर सकते हैं।
ये रूल प्री 2013 रेगुलेशन का रिवाइवल है। वुमेन्स इनहेरिटेंस की भी प्रोटेक्शन की जाती है। कोई भी प्रॉपर्टी जब वक्फ बनाई जाएगी तो उससे पहले महिलाओं और बच्चों को उनका इनहेरिटेंस मिलना जरूरी होगा। महिलाओं और बच्चों के इनहेरिटेंस राइट्स का पहले ध्यान रखा जाएगा, उसके बाद ही वो प्रॉपर्टी वक्फ की तरफ जा सकती है। और एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिफॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा जो रिफॉर्म आया है वो है सेक्शन 40 का रिमूवल। ये थी बहुत बड़े फसाद की जड़, क्योंकि पहले सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग वक्फ बोर्ड के पास ये पावर थी कि किसी भी प्रॉपर्टी को ये वक्फ लैंड डिक्लेयर कर सकते थे, और अब ये प्रोविजन हटा दिया गया है, विच मींस के वक्फ बोर्ड का यूनिलैटरल पावर जो है जमीन हड़पने का वो खत्म कर दिया गया है। बेसिकली क्या हुआ था कि 1995 में जब बाबरी मस्जिद टूटी थी इस समय के आसपास, तो मुस्लिम कम्युनिटी से बार्गेनिंग करने के लिए कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने वक्फ बोर्ड एक्ट को बदल दिया था और वक्फ बोर्ड को बेसिकली जमीन हड़पने के अनलिमिटेड राइट्स दे दिए थे। वहां पर सेक्शन 40 ऐड कर दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंग द वक्फ कैन यूनिलैटरली डिसाइड एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं बाय कंडक्टिंग एन इंक्वायरी। अब ये इंक्वायरी कोई ट्रांसपेरेंट तरीके से की नहीं जाती है, ये इंटरनल इंक्वायरी होती है, जिसके बाद डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हाँ भाई ये जमीन वक्फ प्रॉपर्टी है और इसको हड़प लिया जाता है। और इसके आप शॉकिंग फिगर्स देखिए कि किस तरह से प्रॉपर्टी हड़पी गई है भारत में। 1913 से 2013 तक 18 लाख एकड़ और 13 से 25 तक एक कानून बनने का परिणाम क्या आया, और नई 21 लाख एकड़ भूमि बढ़ गई। अब मान्यवर 39 लाख एकड़ जो भूमि है उसमें 21 लाख एकड़ 13 के बाद। अब ये कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। वक्फ एक्ट 1954 में अमेंडमेंट करके सेक्शन 66H लाया गया, और वो सारी संपत्ति जिसमें हमारे हिंदू भाई ये सोच रहे थे कि कभी इसके हम मालिक बनेंगे, वो सारी संपत्ति राजीव गांधी गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड को दे दी। Waqf, I would say, is one of the 8 reasons why Hindus, forget about Muslims, Hindus are 8th-class citizens in their own country. If India is to be saved from becoming an Islamic republic, then hear this. Amendments are not enough. This entire act has to be abrogated. वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज में 3.5 लाख से ज्यादा वक्फ एस्टेट्स हैं, ऑलमोस्ट 9 लाख इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं और 16,000 से ज्यादा मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। इन सब के कारण इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवेज के पास भी वक्फ बोर्ड जितनी प्रॉपर्टी नहीं है। हाल में ही तमिलनाडु के वेपुर में रहने वाले कुछ हिंदू फार्मर्स की 57 एकड़ जमीन को रातों रात वक्फ बोर्ड ने हथिया लिया। நேத்தோ முன்னத்தோ ஒரு காலத்துல யார் பேர்ல இருந்துச்சோ தெரியாது, அது யாருன்னு உங்க பேர்ல அவங்க பேர்ல யாருக்கும் தெரியாது. ஆனா இன்னைக்கு முத்தவெல்ல பேர் வக்போர்ட்ல இருக்குது. இப்போ வக்போர்ட்ல இருக்கனால அவங்க வந்து எங்களுக்கு கலந்து கொடுங்க। दिल्ली में कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को रातों रात 123 प्रॉपर्टीज हैंडओवर कर दी। To find that their land, ancestral land, has been claimed by the Waqf board because viewers of a draconian law framed in 1995 by the then Congress central government that gives them sweeping powers to take over any property. जमीन है भाई, शशि थरूर जी का दिल नहीं है कि बांटे ही जा रहे हो। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की 77% जमीन पर वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर रखा है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से लेके दिल्ली हाई कोर्ट तक पर वक्फ ने क्लेम कर रखा है। इन्होंने तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी वक्फ की प्रॉपर्टी बता रखा है। इन्होंने आरएसएस द्वारा ओन्ड लैंड तक को नहीं छोड़ा है। भोपाल में राजदेव जन सेवा न्यास की 37,000 स्क्वायर फीट की जमीन वक्फ बोर्ड ने ग्रेवयार्ड बताकर रातों रात हड़पने की कोशिश की। ये तो अंबानी के एंटिलिया घर को भी वक्फ की प्रॉपर्टी बता चुके हैं। बम्बई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तमिलनाडु में पूरे के पूरे गांव को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया है। हरियाणा के गुरुद्वारा की जमीन को वक्फ हड़प चुकी है। सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर्स को क्लेम कर चुके हैं। शिव शक्ति सोसाइटी की पूरी जमीन को क्लेम कर चुके हैं। इनफैक्ट इन्होंने राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि जैसे स्पिरिचुअल सेंटर्स को भी क्लेम करने की कोशिश की है। इस बकवास जमीन हड़पने के स्कैम से जुडिशरी भी परेशान हो चुकी है और एक जज ने तो सुना भी दिया वक्फ के लॉयर को। तो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट, भाई साहब आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? क्या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? किसी के, अरे ऑनरेबल कोर्ट में छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी
सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत में वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो देन। और जज बेचारे तो मजाक कर रहे थे ताजमहल के बारे में, लेकिन लॉयर जो माइकल जॉर्डन वाला मीम है ना कि आई टुक दैट पर्सनली, वो वाला मीम अपना लिया और बेसिकली ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार और ना जाने कितने पर ओनरशिप जाहिर करने लगे। बोलने लगे कि ताजमहल तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है क्योंकि उसकी ओनरशिप शाहजहां के पास है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से कहा कि अगर आपके पास प्रूफ है कि यह शाहजहां की ओनरशिप है तो जाइए उनके सिग्नेचर लेके आइए। बेट द्वारका में इन्होंने 2 आइलैंड्स को क्लेम किया हुआ है, महाकुंभ की जमीन को क्लेम किया हुआ है, वो महाकुंभ जो इस्लाम से भी पुराना है। तो थैंकफुली अब अगर जमीन हड़पनी है तो कागज दिखाने पड़ेंगे, कागज नहीं दिखाएंगे वाला स्कैम अब नहीं चलेगा। सर्वे प्रोसेस में भी बदलाव आया है इस बिल की वजह से। अब वक्फ लैंड का सर्वे एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा स्टेट के रेवेन्यू लॉस के हिसाब से। पहले ये काम सर्वे कमिश्नर्स करते थे, अब उनकी जगह कलेक्टर्स करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी के भी चेंजेस आए हैं। वक्फ बोर्ड को मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन 7% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसका मतलब कि अब ज्यादा पैसा चैरिटेबल एक्टिविटीज में लगाया जा सकता है। ऑडिट रिक्वायरमेंट भी की गई है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख से ज्यादा है उनका सरकार द्वारा ऑडिट भी किया जाएगा मैंडेटोरली, ताकि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। लीगल अपील्स और ट्राइब्यूनल स्ट्रक्चर्स में भी रिफॉर्म्स किए गए हैं। पहले वक्फ ट्राइब्यूनल के डिसीजंस सिर्फ रेयर और स्पेशल प्रोविजंस के अंदर हाई कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते थे। अब कोई भी इंसान 90 दिनों के अंदर अंदर हाई कोर्ट में स्पेशल अपील कर सकता है जब किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर किया जाता है। तो इससे जुडिशियल ओवरसाइट वापस आती है जो कॉन्स्टिट्यूशनली पहले से ही होनी चाहिए थी। ट्राइब्यूनल कॉम्पोजिशन में भी बदली की गई है। पहले ट्राइब्यूनल में एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट होता था, अब उसको हटा दिया गया है। अब ट्राइब्यूनल को हेड करेगा एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज और साथ में एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का स्टेट ऑफिसर भी मेंबर रहेगा। और लोग जो कह रहे हैं कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये जबरदस्ती घुसेड़ दिया गया है ये बिल, काफी वाइड डिस्कशंस के बाद इस बिल को लाया गया है। वो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाएंगे, भरपूर चर्चा होना चाहिए। इसीलिए तो जेपीसी बना करके इस बिल को रेफर किया गया है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतना व्यापक चर्चा किसी बिल के ऊपर में नहीं हुआ है। क्योंकि आप देखिए पहले तो इस बिल को जेपीसी के पास भेजा गया, यानी एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, और फिर इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक मैसिव पब्लिक आउटरीच एक्सरसाइज की है जो इंडिया में बहुत रेयरली इस तरह का देखने को मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमेटी को 97 लाख मेमोरेंडा मिले हैं सिटीजंस और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों से। इन कंसल्टेशंस में मेजर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल थे जैसे कि दारुल उलूम देवबंद, जमीयत उलेमाए हिंद, जमात के अलग अलग फैक्शंस। ये आउटरीच 10 अलग अलग सिटीज में की गई है अक्रॉस इंडिया, और इन डिस्कशंस में मेनली लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कम्युनल कंसर्न्स भी रेज किए गए हैं, स्पेशली रिलेटेड टू वक्फ प्रॉपर्टी के गवर्नेंस। और कमाल की बात तो ये है कि इंडिया में इतनी मगजमारी हो रही है वक्फ को लेके, इंडिया में वक्फ को इतने पावर्स दिए गए हैं, लेकिन जो एक्चुअल मुस्लिम कंट्रीज है वहां पे तो वक्फ को ऐसी पावर्स भी नहीं है। इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज ये जो वक्फ बोर्ड है दे कम अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। इंडिया की तरह इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है विद अनलिमिटेड पावर्स। यही बात योगी आदित्यनाथ ने भी बोला है कि वक्फ बस एक स्कीम है सरकारी प्रॉपर्टी हड़पने की, यार इससे मुस्लिमों का भी भला नहीं हो रहा है। सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का, ये व्यक्तिगत स्वार्थ का ये अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना। और अब देखिए बात करते हैं, क्योंकि एक इतनी हिस्टोरिक बिल पास हुआ है लोकसभा में और भले का काम हुआ है, तो उस पे रिएक्शंस तो काफी आएंगे ही। और इस लेवल के रिएक्शंस हम देख रहे हैं, इस लेवल ऑफ मेल्टडाउन्स हम देख रहे हैं कि फुकुशिमा भी इसको देखकर बोल रहा है कि यार थोड़ा ज्यादा हो गया। तो प्लीज लेट अस वेयर आवर रेडिएशन गॉगल्स जो हमें इन मेल्टडाउन से प्रोटेक्ट करेंगे। एंड लेट अस बिगिन। कांग्रेस एमपी केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि ये ड्रैकोनियन लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन पे एक फंडामेंटल असॉल्ट कर दिया गया है। अकाली दल जिनके राज में बेअदबी के लिए लिंचिंग्स होती थी, उनको यहां पर आके इनजस्टिस दिख रहा है फाइनली। ओवैसी ने ये बोलकर अपोज किया है कि इन रिफॉर्म से सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। बेसिकली दंगों की एक सॉफ्ट वार्निंग दे रहे हैं। Sir, I am cautioning and warning this government. I am cautioning and warning this government. If you bring and make a WAF law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. कमाल है रिफॉर्म से इंस्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन उनके भाई जो 15 मिनट वाली स्पीचेस दिए करते थे उससे तो भाईचारा बढ़ रहा था भारत में। मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी जो जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उन्होंने तो बिल को मुस्लिम्स के खिलाफ दुश्मनी का नाम दे दिया है। और ये मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर ये बिल लाया गया है। जज्बात में आके वक्फ के एक चेयरपर्सन ने अपने ही ऑर्गेनाइजेशन की पोल खोल दी है। टूट के अड्डे बन गए हैं वक्फ बोर्ड। देश की आजादी से लेके आज तक
वक्त के अध्यक्ष चोर, वक्त के मुतवल्ली चोर, वक्त के अधिकारी चोर, सब चोर। तो अभी तक तो आप भी चेयरमैन थे। मैं बोल रहा हूँ, मैं थे नहीं, मैं हूँ। आपने भी किया क्या ये सब काम? लकी अली पता नहीं क्यों उड़ता हुआ तीर ले रहे हैं पिछवाड़े में, कह रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी भाई इस्लाम की प्रॉपर्टी है, इस पे कोई हाथ नहीं लगा सकता। अरे आप अपनी 7वीं बीवी संभालिए ना यार, कंट्रोल। क्रिश्चियन एमपी जो हैं भारत के, वो केरला के बिशप्स को कह रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं उनको अपोज करना चाहिए बिशप्स को। इसके बावजूद कि केरला में क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड हथिया रही है। क्रिश्चियन कम्युनिटी इतने सालों से हल्ला मचा रही है कि उनके खिलाफ लव जिहाद के अटैक्स हो रहे हैं, उनकी कम्युनिटी की लड़कियों की रिलीजियस टारगेटिंग की जा रही है। कमाल है यार, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना सुना था, लेकिन ये लोग साले एंटीलिया की छत से कुल्हाड़ी के ऊपर खुद ही कूद रहे हैं। और कमाल की बात तो ये, द फनी पार्ट इज कि ये जो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट है, इसके लिए सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज ने भी डिमांड की थी, लालू यादव ने मांगा था। और ये जो चेंजेस आए हैं वक्फ बिल में, इसको अजमेर दरगाह के जो लीडर है वो सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए, आपने देखा है कि भाई क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी ये जो आर्बिट्ररी पावर्स दिए गए थे वक्फ बोर्ड को, उससे। और अगर आप वक्फ बोर्ड की हिस्ट्री देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि वक्फ बोर्ड को किस तरह से इस्लामिक डोमिनेंस बढ़ाने की भारत में एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया था। भारत की हिस्ट्री में सल्तनत और मुगल समय के दौरान भारत में जबरन कई वक्फ संपत्ति बनाई गई थी हिंदू जमीन को छीनकर। ग्रास रूट लेवल पर वक्फ मुतवलीज मैनेज करते थे। अब मुतवली इज अ पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ मैनेजिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ अ वक्फ प्रॉपर्टी। उनका जॉब इज टू मेक श्योर कि प्रॉपर्टी को जो पर्पस इंटेंड किया गया है इस्लामिकली, उस हिसाब से मेंटेन किया जाए कि भाई ये मॉस्क है तो इसको मॉस्क की तरह, मदरसा है तो मदरसे की तरह, इनको काजी सुपरवाइज करते थे। और ये जो वक्फ बनाने की परंपरा है, अक्सर हिंदू जमीन को हड़प के इसको वक्फ डिक्लेयर किया जाता था हिस्टोरिकली, और इसे धर्म परिवर्तन की टूल की तरह भी यूज किया जाता था कि भाई कन्वर्ट हो जाओ तो आपकी जमीन जाएगी नहीं, अगर इसी तरह काफिर बने रहोगे तो आपकी जमीन कभी भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो सकती है। 700 साल तक एक लंबी प्रोसेलिटाइजेशन ड्राइव की तरह इस वक्फ प्रॉपर्टी के सिस्टम को इस्तेमाल किया गया है। इसमें सूफीज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। टॉमस आर्नल्ड ने सूफीज को नॉन मुस्लिम्स के लिए इस्लामिक मिशनरीज बताया है। इसमें दिखाया गया है कि सूफीज को किस तरह से जो सुल्तान हैं वो बड़ी बड़ी जमीन वक्फ के नाम पर दे दिया करते थे। और रिचर्ड ईटन ने इस प्रोसेस को चिटागोंग और सिलहेट का उदाहरण के थ्रू समझाया है कि वहां पर इन पीरों को जमीन दे दी जाती थी और उससे इनके पास खूब पावर आता था, खूब इन्फ्लुएंस आता था, हिंदुओं की जमीन छीन ली जाती थी और फिर हिंदुओं के ऊपर कन्वर्ट होने का प्रेशर डाला जाता था, और किस तरह फिर वहां बहुत रेडिकल तरीके से डेमोग्राफिक चेंज होता था। हालांकि मुस्लिम रूल के डाउनफॉल के बाद वक्फ की ये पॉलिसी कुछ हद तक स्लो हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वक्फ पे एक नेगेटिव अप्रोच रखा था इनिशियली। हालांकि इसके बाद ब्रिटिश एम्पायर ने मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 पास किया, जो कई वक्फ अल औलाद को वैलिड बनाता था। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो आए थे 1919 में, उसके बाद इंडिया में कम्युनल टेंशन बढ़ने लगी। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश ने पॉलिटिकल सपोर्ट पाने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी को अपीज करना शुरू कर दिया। इस कंपटीशन ने कम्पिटिटिव एथनिक बिडिंग को जन्म दिया, जहां हर एक पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो या अंग्रेज हो, वो मुस्लिम पॉपुलेशन को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही थी। और इसने भारत में अपीजमेंट पॉलिटिक्स को जन्म दिया। इसमें वोट जीतने के लिए अलग अलग मुस्लिम्स को कंसेशंस देने शुरू कर, और इसका नतीजा कई वक्फ एक्ट्स के रूप में निकला, जैसे बिहार एंड ओडिशा मुसलमान वक्फ एक्ट 1926, बंगाल वक्फ एक्ट 1934, बॉम्बे मुसलमान वक्फ एक्ट 1935, यूनाइटेड प्रोविंसेस मुस्लिम वक्फ एक्ट 1936 एक्सेट्रा। तो प्रॉब्लम शुरू होती है वहां से, लेकिन 1995 में जो वक्फ बोर्ड का असली इंसिडियस पर्पस था उसको कांग्रेस सरकार ने फुल टर्बो चार्ज कर दिया। आर्टिकल 40 इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका डिटेल हम पहले ही दे चुके हैं कि किस तरह से आर्टिकल 40 की वजह से आर्बिट्रेरिली वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को हड़प सकती थी। और इंडिपेंडेंस के बाद भी वक्फ सिस्टम का इस्तेमाल इस्लामिक पावर को एक्सटेंड करने के लिए किया गया है, लोगों पर प्रेशर डालने के लिए, इस्लामिक फाइनेंशियल और लैंड पावर को इंप्रूव करने के लिए। तो हम फाइनली कि इस तरह से जो एक इम्बैलेंस चल रहा है भारत में रिलीजन्स को लेके, आप देखिए एक तरफ पर हिंदू मंदिर हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं, हिंदू मंदिरों का जो पैसा है वो गवर्नमेंट किसी भी रीजन से मंदिरों से निकाल के अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपको वक्फ बोर्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कितनी भी जमीन भारत में हड़प सकते हैं विदाउट एनी रोक टोक, विदाउट एनी गवर्नमेंट ओवरसाइट, विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरसाइट। तो ये एक क्लियर इम्बैलेंस है, एंड आई एम हैप्पी कि ये जो बिल पास हुआ है लोकसभा में, उससे ये जो इम्बैलेंस है वो एटलीस्ट थोड़ा सा एड्रेस किया गया है। इनफैक्ट ये वक्फ बोर्ड का जो सिस्टम है, इससे नॉन मुस्लिम्स को क्या, मुस्लिम कम्युनिटीज का भी भला नहीं हो रहा था। पिछले साल दिसंबर में कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने 11,000 से ज्यादा किसानों की जमीन रातों रात वक्फ बोर्ड को दे दी और अलेजेडली डॉक्यूमेंट्स भी फॉर्ज कर दिए। And let's begin with a shocking expose here on India Today on the alleged Waqf land loot in Karnataka. 1,500 acres of land that's allegedly been snatched away by the Waqf board. Believe it or not, these farmers whose land has been taken were kept in the dark
their land records forged, and the Waqf board name was inserted overnight in land records. We've got the papers. और प्रॉब्लम ये थी कि इन किसानों में 80% से ज्यादा फार्मर्स मुसलमान थे। एंड देखिए, ये जो वक्फ एक्ट पास हुआ है लोकसभा में, क्या इसने वक्फ बोर्ड से रिलेटेड जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन सबको एड्रेस किया है? नहीं, क्लियरली नॉट, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। That still in this amendment bill it is not clear that the Waqf Act 1995 will not apply to non-Muslims. The Waqf Act 1995 will not apply to properties of ASI. The Waqf Act 1995 will not apply to properties of societies which are registered under the Societies Registration Act. The Waqf Act will not apply to the properties which are registered under the Trust Act 1882. So these are certain lacunas which are there in the present amendment bill. बट काफी हद तक वक्फ बोर्ड के जो पावर्स हैं उनको रिस्ट्रेन किया गया है और वक्फ बोर्ड को अब सरकारी ओवरसाइट के अंदर लाया गया है। एंड अनडिनायबली ये एक पॉजिटिव स्टेप है। और कुछ लोग ऐसे भी है भारत में जो कहते हैं कि भाई ये जो सरकार है इसके होठों पे सावरकर है लेकिन स्पाइन में गांधी जी है, यानी बोलते बड़ी बड़ी बातें हैं लेकिन इनके कुछ करने की बस की नहीं है। कोएलिशन गवर्नमेंट में इनसे कुछ होगा नहीं। तो ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये जो एक्ट पास हुआ है, ये होपफुली गवर्नमेंट की तरफ से एक सॉलिड जवाब है इनके लिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ है लोकसभा में, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, आर यू हैप्पी इसमें जो चेंजेस आए हैं? क्या आपको लगता है कि इसमें और भी बड़े बड़े चेंजेस आने चाहिए थे? क्या आपको लगता है कि ये राज्यसभा में पास होगा? क्या आप सपोर्ट करते हैं इस बिल को? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आप गाइस हमको यूट्यूब के एल्गोरिदम की डिक्टेटरशिप से बचाना चाहते हैं, डिमोनेटाइजेशन जिस तरह से हमारे लाइन में कंटेंट को किया जाता है यूट्यूब के थ्रू, उससे बचाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने अपने शो को लेकर जाएं, तो प्लीज हमको पेट्रियन पे या यूट्यूब पर एक मेंबर बन के जरूर सपोर्ट करें। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।